स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है 10वां पार्ट है इसका 3 उपनिवेशवाद और देहात। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और देखते हैं। लास्ट वीडियो में अगर आपने पार्ट 2 देखा था तो मैंने आपको वहाँ पे पहाड़ी लोगों के बारे में बताया था कि पहाड़ी लोग जो थे उनकी कैसी ज़िंदगी थी। राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे और उसके इर्द गिर्द रहते थे, झूम खेती करते थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि वो किस तरीके से काठ कोयला वगैरह बेचने के लिए इकट्ठा करते थे और इमली के पेड़ों के बीच में बनी झोपड़ियों में रहते थे, आम के पेड़ की छाया में रहते थे। कई बार वो स्थायी कृषि करने वाले लोगों पे हमला कर देते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ा था पहाड़ी लोगों के बारे में। लेकिन पहाड़ी लोगों के लिए खतरा बन के कौन सामने आ रहे थे? अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज जो थे अधिकारी, वो चाहते थे कि ये पहाड़ी लोग अपने जंगली जीवन को छोड़ के स्थायी कृषि करने लग जाएं। ठीक है। और जब ये नहीं माने इस बात को तो अंग्रेजों ने इनको मारने के लिए आदेश दे दिए, क्रूर रुख अपनाया और कई बार इनको समझौता करने की कोशिश भी की, बाकी बात नहीं बनी। लेकिन पहाड़ी लोगों के और अंग्रेजों के बीच का जो संघर्ष था वो पार्ट 2 में पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे पहाड़ी लोगों के लिए और क्या क्या खतरे आ गए सामने। अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो आपको बहुत आसान लगेगी वीडियो। देखिए, पहाड़ी लोगों को के लिए नया खतरा कौन सा है? वो नया खतरा ध्यान से समझिए। उन्हीं दिनों एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी थी। वह था संथाल लोगों का आगमन। जो संथाल लोग थे वो यहाँ पे आने लगे थे। अब ये संथाल लोग कौन है ये आपको समझना है। आपको मैंने पार्ट 2 में स्टार्टिंग में ही हल और कुदाल वाली बात बताई थी। अगर आपको याद हो, जब मैंने कुदाल बताया था तो मैंने कहा था पहाड़ी लोग जो थे वो कुदाल का प्रयोग करते थे, और जब मैंने हल बताया था तो आपको याद होगा कि जो संथाल लोग थे वो हल का प्रयोग करते थे। तो अगर आपको इतना याद आ गया है तो आप ध्यान से देखें, समझें। उन्हीं दिनों एक नए खतरे की सूचना मिलने लगी थी। संथाल लोगों का आगमन शुरू हो गया था। संथाल लोग वहां के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन को जोतते हुए, चावल तथा कपास उगाते हुए इस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। अब ये देखिए, ये जो संथाल लोग हैं और जंगली लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, उनमें अंतर क्या है? पहाड़ी लोग जो थे वो जंगलों को नहीं काटते थे, वो जंगलों को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। ठीक है। और झूम खेती करते थे। लेकिन ये जो संथाल लोग हैं ये जंगलों को काट देते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है। इमारती लकड़ी वगैरह काटते हुए, और तो यही इन दोनों के बीच में अंतर है। जमीन को जोतते हुए, चावल तथा कपास उगाते हुए इस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। आगे देखिए, संथाल लोगों ने निचली पहाड़ियों में अपना कब्जा जमा लिया। इस जगह पे कभी पहाड़ी लोग रहते थे, पहाड़ी लोगों का आना जाना रहता था। अब उस जगह पे कहाँ कौन आ गए? संथाल लोग आ गए। जब संथाल लोग निचली पहाड़ियों में अपना कब्जा जमा चुके हैं तो ऐसे में जो पहाड़ी लोग थे उनको क्या करना पड़ा? राजमहल की पहाड़ियों में भीतर की ओर जाना पड़ा। जैसे मान लो ये पहाड़ी वाला इलाका है तो ये निचला यहाँ पे, पहले कभी पहाड़ी लोग इधर आते रहते थे, जाते रहते थे, इनका खेती वगैरह सब यहीं चलती थी। लेकिन अब क्या हुआ? यहाँ पे संथाल आ चुके हैं तो ऐसे में इनको क्या करना पड़ा? पहाड़ी के भीतरी रास्ते में जाना पड़ा। पहाड़ियां लोग अपनी झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। ठीक है। यदि कुदाल को हम पहाड़ी लोगों के जीवन का प्रतीक माने, क्योंकि भाई इनका जीवन जो था वो झूम खेती पे निर्भर था और झूम खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, तो कुदाल इनके जीवन का प्रतीक हो गया पहाड़ी लोगों का। लेकिन अगर हल की बात करें तो हल जो था वो संथालों का प्रतीक माना जाता है। यानी संथाल लोग जो थे वो कुदाल का प्रयोग नहीं करते थे, वो किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। तो ये कुदाल और हल वाली चीजें याद रखना है। कुदाल और हल की ये लड़ाई जो थी ये काफी लंबे समय तक चली। कैसे चली? अब ये कुदाल और हल की लड़ाई का मतलब यहाँ पे पहाड़ी और संथाल लोगों की लड़ाई के बीच में है। ठीक है। इसको समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले संथाल के बारे में समझते हैं, थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं और क्या था ये पूरा, इसको देखते हैं। संथाल लोग जो है वो गुंजरिया पहाड़, जो कि राजमहल पहाड़ी श्रृंखलाओं का एक हिस्सा होता था, यहाँ संथाल लोग 1800 में आए थे। ठीक है। सन 1800 में आए थे। तो याद रखें 1800 के आसपास संथाल लोग यहाँ आने लगे। उन्होंने यहाँ के जंगलों को काट दिया, खेती के लिए क्षेत्र बनाया। यानी जो जंगल और जो पेड़ पौधे थे उसको काट के साफ करा और उसको खेती योग्य बना दिया। 1810 के अंत में बुकानन जो था वो गुंजरिया इलाके में आया। तो वो पहले भी कभी आया होगा, उसने उस इलाके को देखा होगा, जानता होगा। तो जब वो यहाँ पे आया तो वो बहुत ही अचंभित हो गया, हैरान हो गया। उसने देखा कि आसपास की जमीन जो है वो खेती के लिए अभी अभी जुताई की गई, यानी अभी कुछ समय में ही इसकी जुताई की गई है, इसको साफ किया गया है।
यहाँ के भूदृश्य को देख के बुकानन बहुत ही हैरान रह गया। बुकानन ने क्या लिखा ये समझिए, बुकानन ये कहता है कि मानव श्रम यानी मानव अपनी मेहनत से के समुचित प्रयोग से यानी सही प्रयोग से इस क्षेत्र की तो काया ही पलट गई। यानी मानव श्रम से, मानव के मेहनत करने से इस क्षेत्र की काया पलट गई। काया पलटने का मतलब है बिल्कुल बदल जाना, ठीक है, एकदम सही हो जाना। उसने लिखा कि गुंजरिया में अभी अभी काफ़ी जुताई हुई है, जुताई की गई है, काफ़ी है, ठीक है, मतलब काफ़ी मतलब वहाँ पे जुताई की गई है, जिससे ये पता चलता है कि इसे कितने शानदार इलाके में बदला जा सकता है। बुकानन कहता है कि मैं सोचता हूँ इसकी सुंदरता और समृद्धि दुनिया के किसी भी क्षेत्र जैसी विकसित की जा सकती है। ऐसा बुकानन ने लिखा, तो वही वर्डिंग मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पहाड़ी लोगों के लिए खतरा है एक तरह से ये संथाल, क्योंकि ये जंगलों को काटते हुए आ रहे हैं, खेती योग्य बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ की जमीन जो थी चट्टानी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बुकानन ने इतनी बढ़िया तंबाकू और सरसों कहीं और नहीं देखी थी। बुकानन ने जब इस ज़मीन के बारे में पूछा लोगों से कि भाई ये क्या है, किसने करा, कैसे हुआ, तो पता लगा उसे कि संथाल लोग जो हैं उन्होंने इसको खेती कृषि क्षेत्र की सीमाएं बढ़ाई। यानी जो संथाल लोग थे उन्होंने जंगल वगैरह काट के इसको खेती योग्य बनाया है। संथालों के आने से पहाड़ी लोगों को नीचे की ढालों में भगा दिया गया और जंगलों का सफाया किया और फिर वहां पे वो संथाल लोग बसने लगे। तो इसलिए पहाड़ी लोगों के लिए एक खतरा पहले से ही था, जो अंग्रेज थे वो उनको समस्या दे रहे थे, लेकिन अब उनके लिए दूसरा खतरा ये संथाल आ गए। अब ऐसे में अंग्रेज जो थे वो बहुत चालाक थे। अब ध्यान से समझना, अंग्रेज जो थे वो बहुत चालाक थे। अंग्रेजों को पता था कि भाई हमने पहाड़ी लोगों पे दबाव बनाया, उनको मारा पीटा और बहुत कुछ कर लिया, लेकिन पहाड़ी लोग हमारी बातों को नहीं मान रहे, उनके मुखिया हमारी बातों को नहीं मान रहे। ये अंग्रेज जानते थे, ठीक है, अंग्रेज ये चीज जानते थे। लेकिन उन्हें संथालों में एक ऑप्शन दिखा अंग्रेजों को लगा कि ये जो संथाल हैं यही मतलब हमारा हथियार बन सकते हैं। तो उन्होंने संथालों को अपना हथियार बना लिया, उनको ठेका दे दिया कि जाओ जंगल साफ करो और वहाँ पे जमीनें जो है जमीनें मतलब बिल्कुल खेती योग्य बनाओ, और लालच दे दिया कि हम तुम्हें जमीन देंगे, ठीक है। ये लालच चलता रहा तो ये भी भाई खुश थे उस समय में संथाल। हालांकि संथाल समझ नहीं पाए उस समय में कि मतलब अंग्रेज उनका यूज कर रहे हैं, वो बाद में पता लगा। देखिए कैसे कैसे क्या क्या हुआ, इसे समझिए। संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कैसे पहुंचे, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि संथाल लोग कैसे पहुंचे। तो देखिए क्या क्या हुआ। संथाल जो थे वो 1780 के दशक के आसपास से बंगाल में आने शुरू हुए थे। अभी हमने पढ़ा कि 1800 में गुंजरिया पहाड़ के वहां पहुंच गए थे और वहां पे उन्होंने सफाई करी। अगर बंगाल की बात करें, बंगाल के आसपास की बात करें, तो 1780 के दशक से शुरुआत हो गई थी। धीरे 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 संथाल बसने शुरू हो गए थे। जमींदार लोग जो थे वो खेती के लिए नई भूमि तैयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए संथालों को भाड़े पे रखते थे। जमींदार लोगों को क्या होता था कि भाई जमींदार लोग जो थे उनको जमीन खेती योग्य बनवानी थी, ठीक है। अंग्रेज भी उन पे दबाव बनाते थे। तो जमींदारों को ये लगा कि ये संथाल लोग हैं, ये बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये जमीन को साफ करके खेती योग्य बना देंगे। तो इसीलिए जमींदार लोग जो थे उन्होंने क्या करा, संथालों को ठेके पे रख लिया, भाड़े पे रख लिया कि आओ और यहाँ पे मतलब ये जमीनें साफ करो, उसको खेती योग्य बनाओ। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रण दिया, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर पहाड़ियों पे तो अपना उनका वश चला नहीं, लेकिन इन संथालों को लालच देके वो मतलब उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने क्या करा, इनको जंगल में बसने का निमंत्रण दिया कि आओ यहाँ पे बसो। क्योंकि अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों को स्थायी कृषि करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया था। अगर या तो आपको पार्ट 2 में इन्होंने अंग्रेजों ने पूरा प्रयास किया था, लेकिन पहाड़ी लोग नहीं माने इनकी बात को। वो तो भाई झूम खेती करते तो अपने तरीके से रहते थे। जब उन्हें लगा कि भाई ये तो नहीं मानते हैं, जिसमें वो असफल हो गए हैं, तो उनका ध्यान संथालों की तरफ गया। उनको लगा कि भाई जो पहाड़ी लोग हैं वो तो अपने काम के हैं नहीं, लेकिन ये संथाल लोग जो हैं ये अपने बहुत काम के हैं। जहां एक और पहाड़ी लोग जंगल काटने के लिए और हल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, पहाड़ी लोग उपद्रवी जैसा व्यवहार करते थे, वहीं दूसरी तरफ संथाल जो थे वो आदर्श बासिंदे थे। यानी बिल्कुल सही, मतलब आदर्श आप कह सकते हो, अच्छा कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जंगलों का सफाया करने में इनको कोई हिचक नहीं थी। जंगल साफ कर देना और खेती योग्य बना देना, ये इनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यही काम अगर पहाड़ी लोगों को बोलते तो वो बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि वो जंगलों को से अपने आप को जुड़ा मानते थे, जंगलों को नष्ट नहीं करते थे। तो ये जो संथाल लोग थे ये जंगलों को साफ भी कर देते थे, हल का प्रयोग भी कर लेते थे, और ये स्थायी कृषि भी करते थे तथा भूमि को पूरी ताकत लगाकर जोतते थे। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है।
कि अंग्रेजों ने कैसे मतलब संथालों को ऑप्शन के रूप में देखा कि भाई ये संथाल जो है फायदा पहुंचा सकते हैं। इन्होंने जंगलों का सफाया करवाया, हल का प्रयोग करवाया, और ये जो संथाल लोग थे ये पहले खाना बदोश जिंदगी जीते थे। ठीक है, खाना बदोश जिंदगी का मतलब ये होता है जैसे बंजारों वाली जिंदगी जो होती है, एक तरह से आज यहाँ है, कल वहाँ, परसों कहीं और, फिर मतलब कुछ महीनों बाद कहीं और, फिर कुछ महीनों बाद कहीं और, मतलब एक जगह परमानेंट बस के नहीं रहते ये लोग। ठीक है, खाना बदोश जिंदगी जीते, कभी कहीं कभी कहीं, कोई ठिकाना नहीं होता इनका। तो ऐसे ही होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको खाना बदोश जिंदगी छुड़वा कर इनको स्थायी कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया। इनको जमीन का लालच दे दिया कि भाई हम तुम्हें जमीन दे देंगे, और वो तुम्हें जमीन परमानेंट, अब जमीन जब परमानेंट मिल जाएगी, जब ये घर एक जगह परमानेंट बना लेंगे, जब ये स्थायी कृषि करने लग जाएंगे, तो ये महीने दर महीने थोड़ी ना इधर उधर भागते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है खेती का जो प्रोसेस होता है वो लंबा होता है। यानी अगर वो स्थायी कृषि कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनको रुकना भी पड़ेगा एक जगह पे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने इनका फायदा उठाया। अब देखिए क्या था, संथालों को जमीन देकर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए अंग्रेजों ने तैयार कर लिया। 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित किया। ठीक है, यानी कि दामिन ई कोह जो है इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब दामिन ई कोह का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे एग्जाम्पल समझो, ये जमीन है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये कह दिया इनको संतालों को कि भाई हम तुम्हें जमीन दे देंगे, तो यानी कि ये यहाँ पे खंबे गाड़ देंगे, वो चारों कोने में 4 खंबे गाड़ देंगे। ठीक है, और ये जमीन जो है सीमांकित कर देंगे, बिल्कुल इसका बॉर्डर बना देंगे कि ये जमीन जो है ये फलाने व्यक्ति की है, उसको दे दी जाएगी। यानी मान लो कोई संथाल है जिसका नाम ए है, उसको ये जमीन दे दी, फिर किसी दूसरे संथाल को जमीन देनी है तो बी जमीन जो है दूसरे को दे दी, यानी सीमांकित कर देते हैं। ठीक है, कि इतनी जमीन इसकी, इतनी जमीन उसकी, इतनी जमीन उसकी, यही दामिनों को होता। तो 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को दामिन ई कोह के रूप में सीमांकित कर दिया था। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि भाई ये संथालों की जमीन है, अब तुम जाओ यहाँ पे रहो, खेती करो, जो करना हो करो, खेती वगैरह करते रहो। ठीक है, संथालों की भूमि घोषित कर दिया। संथालों को इस इलाके के भीतर रहना था, हल चलाकर यहाँ पे खेती करनी थी, और इनको स्थायी किसान बनना था। यानी इन्होंने इनकी खाना बदोश जिंदगी को एक अपने फायदे के लिए स्थायी कृषक के रूप में बदल दिया। ठीक है, इनको लालच दे दिया, इनको जमीन दे दी। अभी तो संथाल बहुत खुश हैं क्योंकि उनको भाई जमीन मिल गई, उनको फायदा हो गया, लेकिन संथाल नहीं समझ पाए कि अंग्रेज उनका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आप समझिए इसको, आगे क्या हुआ देखो। संथालों को दी जाने वाली जमीन, जो भी भूमि दी गई, उसके साथ एक अनुदान पत्र दिया जाता है। ठीक है, और उसमें एक शर्त रखी गई थी, यानी जमीन जो दी उसमें उन्होंने टर्म एंड कंडीशन लगा कर दी। और वो शर्त उनकी क्या थी देखो, शर्त ये थी कि संथालों को दी गई भूमि के जितनी उनको भूमि दी गई है, मान लो उनको एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मान लो 100 एकड़ जमीन उनको दी गई है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल, संथालों को दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्ष के भीतर जोतना है। यानी 100 एकड़ उनको अगर मान लो दी गई है तो उसका कम से कम 10वां भाग, जो 10वां भाग है वो उनको कितने वर्ष के लिए, कम से कम पहले शुरुआत के 10 वर्षों के भीतर उनको जोतना ही पड़ेगा, साफ करना ही पड़ेगा। यानी समझ रहे हो कि उनको जमीन का लालच दे दिया और उनसे और जमीन साफ करवाने का कह दिया कि और जमीन तुम्हें बनानी है और खेती योग्य बनानी है। इस तरीके से जब लालच दिया गया तो अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि जितने जंगल हैं वो साफ हो जाएं, क्योंकि अंग्रेज जंगलों को उजाड़ मानते थे। ये मैं आपको पार्ट 2 में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो जंगलों को उजाड़ मानते थे, जंगलों को साफ करवा के वहां पे खेती करवाना चाहते थे, और पहाड़ियों से करवाना चाहते थे। पहाड़ी तो उसके लिए राजी नहीं हुए, तो ऐसे में संथाल आ गए, संथालों को उन्होंने ये लालच दे दिया और ये सब करना था। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र का सर्वे किया गया और यहाँ का नक्शा तैयार किया गया, इसके चारों तरफ खंबे गाड़ दिए गए और इसकी सीमा निर्धारित की गई कि भाई ये जो है ये दामिन कोह वाला क्षेत्र और यहाँ पे लोगों को दे दी गई है, संथालों को। दामिन ई कोह के सीमांकन के बाद संथालों की बस्तियां जो थी वो तेजी से बढ़ने लगी, क्योंकि पहले क्या था, ये खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहां पे जनसंख्या कहीं पे भी मतलब दिखती नहीं थी इनकी, आधे यहाँ है, आधे वहाँ है, आधे वहाँ है, कुछ वहाँ है, ऐसे अलग अलग जगह होते थे। लेकिन अब इनको क्या है, एक जगह पे परमानेंट बसाया जा रहा है, तो अब ऐसे में क्या हुआ, इनकी जो बस्तियां थी वो तेजी से बढ़ने लगी। संथालों के गाँव जो 1838 में केवल 40 गाँव होते थे इनके, याद रखें डाटा, 1838 में इनके केवल 40 गांव थे, लेकिन तेजी से ये बढ़ने लगे और 1851 में यानी कुछ सालों के बाद इसकी संख्या 1473 तक पहुंच गई। अब ये सोचो आप कि
40 से 1473 पे पहुंच गई। तो कितने ज्यादा इनके गांव बढ़ गए। गांव बढ़ने का मतलब है कि इनकी जनसंख्या भी बड़ी होगी। तो देखते हैं, इसी अवधि में संथालों की जो जनसंख्या थी वो 3000 थी पहले। 3000 से बढ़ के जनसंख्या कितनी हो गई, 82,000। अब आप सोच सकते हो कि संथालों की संख्या कितनी बढ़ने लगी जैसे जैसे संथालों की वजह से खेती का विस्तार हुआ। देखिए, खेती का विस्तार होने का अगर सबसे बड़ा कारण देखें ना, तो ये संथाल हैं, क्योंकि संथालों को दिया गया लालच कि भाई तुम ये साफ करो और तुम्हें जमीन देंगे, और संथालों ने इन सब चीज़ों के लिए ये कर भी दिया। और इस तरीके से खेती का विस्तार होने लगा, यानी स्थायी कृषि जो थी वो ज़्यादा होने लगी। पहले जंगल, जहाँ पे जंगल पड़े होते थे, जहाँ पे कोई खेती नहीं होती थी, इन्होंने उस जगह को साफ करके खेती करनी शुरू कर दी। तो आप समझो कि खेती का विस्तार हो गया। जैसे जैसे खेती का विस्तार हुआ वैसे वैसे जो कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज जो थे, उनकी तिजोरियों में राजस्व की वृद्धि होने लगी, यानी उनको टैक्स बहुत ज़्यादा मिलने लगा। तो अंग्रेजों को बहुत फायदा था इससे। जब संथाल राजमहल की पहाड़ियों पर बसे तो पहाड़ी लोगों के जीवन पे इसका बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो पहाड़ी लोग थे उनकी ज़िंदगी बिल्कुल जंगलों से जुड़ी थी। पार्ट 2 में देखा था, ठीक है, सेकंड पार्ट में हमने देखा था। अब ऐसे में संथाल जो थे उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं मतलब उनकी ख़राब हो रही है, क्योंकि भाई जंगलों को साफ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी ज़िंदगी खराब होगी। क्योंकि अब पहाड़ी लोगों को मजबूर होकर पहाड़ियों के भीतर की तरफ जाना पड़ा। यहाँ पे उपजाऊ भूमि ज़्यादा नहीं मिल पा रही थी। अब आपको पता है, ये जो पहाड़ी लोग थे ये झूम खेती करते थे। झूम खेती में क्या होता था, आज इस ज़मीन पे खेती कर ली, कुछ साल बाद दूसरी ज़मीन पे खेती कर ली, कुछ साल बाद तीसरी ज़मीन पे खेती कर ली। इस तरीके से ये ज़मीन बदल बदल कर खेती करते रहते थे, बाद में फिर वापस यहीं आ जाते थे। इस तरीके से इनकी खेती चलती थी। तो ऐसे में इनको बहुत सारी ज़मीन भी तो चाहिए। ज़मीन जब बहुत सारी होगी तभी तो वो बार बार बदल पाएंगे उसे, ठीक है। अब क्या था, अंदर की तरफ जाना पड़ा इन्हें। ऐसे में वहाँ पे इनको बहुत सारी उपजाऊ ज़मीन मिल नहीं पा रही थी। जहाँ पे पहले ये खेती करते थे वो सारी अब संथालों के हाथ में चली गई थी। तो इसलिए ये झूम खेती करते थे और नई ज़मीन इनके पास थी नहीं। तो ऐसे में इनको समस्या ज़मीन की आने लगी, ठीक है। जिस ज़मीन पर ये पहले खेती करते थे वो संथालों के हाथ में चली गई थी। इनका जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होने लगा था और इस तरीके से झूम खेती को आगे बढ़ा नहीं पाए, क्योंकि अब ज़मीन ही नहीं है इतनी सारी, तो झूम खेती करेंगे कैसे। पहाड़ी लोग जो शिकारियों वाला जीवन जीते थे, शिकार भी करते थे, उसकी भी समस्याएं आने लगी। जब जंगल नहीं रहेगा तो जानवर भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे और फिर संकट आना ही था इनके सामने, ठीक है। तो एक तरफ जहां पे पहाड़ी लोगों की जिंदगी बिल्कुल नरक बन रही थी, वहीं दूसरी तरफ संथालों की जिंदगी जो थी वो बिल्कुल अच्छी होने लगी थी। पहले से काफी अच्छी लाइफ हो गई थी। अब सोचो, खाना बदोश जिंदगी जीने वाला इंसान अगर उसको स्थायी घर मिल जाए, जमीन मिल जाए, तो उसकी लाइफ तो सेट हो ही जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। तो संथालों की जिंदगी जो थी वो पहले से अच्छी हो गई, क्योंकि वे अपनी खाना बदोश जिंदगी को छोड़ चुके थे। अब वो एक जगह परमानेंट बस कर स्थायी कृषि करते थे। संथाल लोग जो थे बाजार के लिए कई तरह की वाणिज्यिक फसलें उगाते थे। अब यहाँ पे देखो, पहाड़ी लोग भी खेती करते थे, लेकिन पहाड़ी लोग बाजार के लिए फसलें मतलब इस उद्देश्य से नहीं उगाते थे कि उनको कॉमर्शियल यूज़ करना है, उसका उनको लाभ कमाना है, बल्कि इसलिए कि उनका निर्वाह हो जाए और थोड़ा बहुत अगर उनको लाभ मिल जाए तो ठीक है। लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य केवल और केवल एक ही है, पैसा कमाना, ठीक है। तो अंग्रेजों ने संथालों को खूब मतलब प्रोत्साहन दिया, तो ये बाजार के लिए कई तरह की वाणिज्यिक फसलें उगाने लगे, जो कि बेच के पैसा कमाया जा सके, मुनाफा कमाया जा सके, इसकी खेती करने लगे। और व्यापारी तथा साहूकारों के साथ इनके लेन देन भी थे, ठीक है। लेन देन इनका चलता रहता था, उधार वगैरह जो भी खाता चलता होगा इनका। तो ये सब था। संथालों की जिंदगी पहले से ठीक हो रही थी और पहाड़ी की जिंदगी बेकार हो रही थी। संथालों ने जल्दी ही समझ लिया। देखो, कुछ समय के बाद संथालों को एक चीज समझ में आ गई। ये चीज उन्हें पहले समझ में नहीं आई थी, इनको अब समझ में आई। इनको ये समझ में आ गया कि जिस भूमि पर खेती करनी शुरू की थी उन्होंने, वह तो उनके हाथों से निकलती जा रही है। संथालों ने जिस जमीन को साफ करा, जो कभी जंगल होता था, जिसको उन्होंने बड़ी मेहनत से साफ करा, खेती के योग्य बनाया, उस पर खेती शुरू की, उस पर सरकार ने भारी टैक्स लगा दिया। यानी इतना टैक्स लगा दिया, बहुत ज्यादा। अब वो टैक्स क्या था, संथालों को देना था। तो साहूकार लोगों के पास अगर जाएंगे तो साहूकार लोग उनको पैसा तो देंगे, पर साहूकार लोग भी ऊंची दर पर ब्याज लगा रहे थे कि भाई इधर से देखो। अब संथालों के बुरे दिन शुरू हुए। अभी तक तो बहुत अच्छे दिन चल रहे थे, सब कुछ इन्हें मिल रहा था, लेकिन ये अंग्रेजों को उस समय नहीं समझ पाए। अंग्रेजों ने क्या करा, पहले जमीन का लालच दिया, जंगल साफ करवाए, खेती करवाई, फायदा उठाया। जब लगा कि खेती योग्य जमीन बन गई है, तब इन पर भारी टैक्स लगा दिया।
अब टैक्स ज़्यादा भारी है तो ऐसे में पैसे चाहिए, साहूकार के पास जाते हैं तो साहूकार भी बिल्कुल तैयार है ज़्यादा ब्याज लगाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बीच में संथाल फंस गए। अब जब कोई संथाल कर्ज अदा नहीं कर पाता, मान लो किसी ने कर्ज ले भी लिया ऊंची ब्याज की दर पे, तो उसकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता था, यानी अब उसकी जमीन भी नहीं रही। तो इस तरीके से संथाल जो थे वो फंस गए। जमींदार लोग दामिन इलाके पे, यानी जो दामिनी कोह वाला इलाका था उस पे अपना नियंत्रण का दावा करते थे। 1850 के दशक तक संथाल लोग ऐसा महसूस करने लग गए थे कि उन्हें तो बेवकूफ़ बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, कि वो महसूस करने लगे थे कि अपने लिए एक आदर्श संसार का निर्माण करना है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो बेवकूफ़ बना दिया उन्हें ज़मीन का लालच देके ऐसे बाद में कर वगैरह लगा के इनको परेशान किया। अब इनको लगा कि अपने लिए एक आदर्श संसार चाहिए, हमें एक ऐसी मतलब अपनी लाइफ बनानी है जो बिल्कुल ठीक हो, जिसमें अंग्रेज और ये जिसमें जमींदार साहूकार औपनिवेशिक अंग्रेज वगैरह ये ना हो। और इनके खिलाफ इन्होंने कहा कि अब विद्रोह का समय आ चुका है। तो इन्होंने क्या करा, विद्रोह किया इनके खिलाफ। तो 1855-56 के संथाल विद्रोह हुआ, ठीक है। 1855-56 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना का निर्माण हुआ। परगना जो क्षेत्र के रूप में आप समझ सकते हो, छोटे क्षेत्र के रूप में इनका परगना का निर्माण कर दिया गया, ठीक है, कर दिया गया, जिसके लिए 5500 वर्ग मील का क्षेत्र भागलपुर और बीरभूम के जिलों में से लिया गया। यानी यहाँ के क्षेत्र के जिलों में से इतना क्षेत्र ले लिया गया जो कि संथालों के लिए, ठीक है। औपनिवेशिक राज्य अंग्रेज ये सोच के इनको ये ऐसा कर रहे थे, अंग्रेज सोच रहे थे कि अगर संथालों के लिए नया परगना बना देंगे तो और वहाँ पे कुछ विशेष कानून लगा देंगे हम, तो संथाल लोग जो है सेटिस्फाई हो जाएंगे इससे, ठीक है। यानी कि अंग्रेजों ने दोबारा से एक चाल चल दी, ऐसा हुआ। तो ये तो थी पूरी की पूरी कहानी संथालों की। और यहीं से आपका लास्ट टॉपिक आप देख लो यहाँ पे, बुकानन का विवरण। यहाँ पे बहुत बेसिक समझना है आपको। बुकानन मैंने पूछा था आपसे, चिकित्सक था, अंग्रेज अधिकारी आप समझ सकते हो, अंग्रेजों का कर्मचारी था। तो बुकानन जो था उसने कई सारी यात्राएं की थी। तो जब बुकानन ने कई यात्राएं करी, वहाँ को समझा, तो वहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी और वही विवरण जो है वो बाद में मिले हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में डाल लो, ये जो बुकानन था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। तो इसका जो नज़रिया था किसी भी चीज़ को देखने का वो अलग था, ठीक है। ये हर चीज़ को लाभ के नज़रिए से देखता था, कहाँ से कैसे लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि केवल और केवल इनका उद्देश्य जो था वो था लूटना, ठीक है, अंग्रेजों का और इनका। तो देखिए ये नक्शा नवीसों जो नक्शा वगैरह बनाते हैं, सर्वेक्षक जो होते हैं, पालकी उठाने वाले कुली जो होते हैं, इनके साथ यात्राएं करता था ये। या इसकी यात्रा का जो खर्चा होता था वो कंपनी उठाती थी, क्योंकि कंपनी को फायदा था। ये कंपनी को बताता था कि कहाँ की जमीन किसी यूज में आ सकती है, कहाँ पे कौन से संसाधन है, कहाँ पे कौन से खनिज संसाधन है, कहाँ पे कौन सी फसल उगाई जा सकती है। ये यात्रा करता था, सोचता समझता देखता था, उसके बारे में रिपोर्ट बना के अंग्रेजों को देता था, ठीक है। तो इसके बदले में बुकानन उन्हें ये जानकारी इकट्ठा करके दे देता था। बुकानन को साफ साफ हिदायत दे रखी थी कि उसको क्या देखना है, यानी समझ गए ना, बुकानन एक तरह से अंग्रेजों का नौकर है या उसका कर्मचारी है। उसको क्लियर पता है कि उसको क्या देखना है, उसको क्या खोजना है, उसको क्या लिखना है, सब कुछ अंग्रेजों के तहत इसको करना था। इसीलिए इसके जो विवरण है उसको 100% हम सही भी नहीं मान सकते हैं। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया तो उसने सोचा कि अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, ठीक है। तो वे प्राकृतिक संसाधनों, जब कंपनी ने अपनी शक्ति बढ़ा ली, व्यवसाय का विकास कर लिया, तो उसे ऐसा लगा कि अब प्राकृतिक संसाधन खोजने चाहिए यहाँ पे, जहाँ पे भी हैं उन संसाधनों को खोजो, उन पे कब्जा करो और उनका मनचाहा उपयोग करके फायदा उठाना चाह रहे थे अंग्रेज। तो बुकानन ने क्या करा, राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खूब यात्राएं की और उस जानकारियां इकट्ठी की। भूगोलवेता, भूविज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, चिकित्सकों, इन सबको भेजा, ये एक्सपर्ट होते हैं अपने क्षेत्र के। बुकानन जहां कहीं भी गया वहां पे उसने पत्थरों को देखा, चट्टानों को देखा, वहां की भूमि के अलग अलग स्तरों को देखा, परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान, उसे लगा कि भाई ये पत्थर कमाई के नज़रिए से कीमती हैं, ये खनिज कमाई के नज़रिए से कीमती हैं। तो ऐसी चीज़ों को खोजने की उसने कोशिश की हमेशा। उसने लौह, खनिज, ग्रेनाइट संबंधी सभी स्थानों का पता लगाया कि कहाँ पे लोहा मिल सकता है, कहाँ पे खनिज मिल सकता है, कहाँ ग्रेनाइट मिल सकती है, कहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो सकती है, कहाँ पे कौन सी फसल उगाई जा सकती है। उसने केवल ऐसी चीज़ें देखी जिससे अंग्रेजों को फायदा हो, ठीक है। बुकानन किसी भी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वो केवल इतना नहीं लिखता था कि उसने क्या क्या देखा है वहाँ पे, वो ये भी लिखता था कि उसको कैसे चेंज करा जा सकता है उस जगह को, और कैसे उसको अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है। जैसे मान लो बुकानन कहीं पे गया, उसने देखा कि भाई यहाँ तो बहुत जंगल है, उसे लगा कि यहाँ की ज़मीन जो है वो उपजाऊ है,
तो अब ऐसे में वो ये लिखेगा कि भाई इस जगह को कैसे साफ करके इसको खेत बनाया जा सकता है और यहाँ पे खेती की जा सकती है। यानी वो हमेशा ये चीजें देखता था कि कहाँ पे ज्यादा मतलब प्रोडक्शन किया जा सकता है, वहां कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, वहां पे कौन से पेड़ हैं जो काट दिए जाने चाहिए, जंगलों को कैसे कृषि भूमि में बदलना है, ये सारी बात उसने बताई। तो यहाँ से हमारा टॉपिक जो था बुकानन वाला भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में आपसे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।